नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। हमारे टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हम कालीबंगा की बात कर चुके हैं और हम आहड़ की बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गणेश्वर जो सभ्यता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता, जो गणेश्वर की जो सभ्यता है इसके बारे में हम बात करते हैं कि गणेश्वर की जो सभ्यता है ये कहाँ पनपी। फिर हम देख लेते हैं कहाँ के बाद में किसने, और किसने के बाद हम देखते हैं कब, और एक हम देख लेते हैं सभ्यता का कालखंड। भाई सभ्यता का क्या कालखंड रहा है। तो गणेश्वर की सभ्यता जो है इसमें हम देखते हैं कि ये सभ्यता कहाँ पनपी है। तो आप देखो कि वर्तमान में नीम का थाना जो स्थान है वो है सिक्कर के अंदर। तो ये जो सभ्यता है नीम का थाना सिक्कर में इस सभ्यता का विकास हुआ या ये सभ्यता विकसित हुई। और ये जो सभ्यता है ये सभ्यता उद्भव होती है कांतली नदी के किनारे। और कांतली जो नदी है इसका वर्तमान में इसका जो प्रवाह जो क्षेत्र है इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और कांतली जो नदी है वर्तमान में एक तो सिक्कर और झुंझुनू ये जो दो जिले हैं, इन दोनों जिलों से बहती हुई चूरू की सीमा पर आकर के ये जो नदी है विलुप्त हो जाती है। तो आप देखो कि हम देखते हैं कि कोई जो सभ्यता रही है किसी न किसी नदी के किनारे ही ये सभ्यता पनपी है। जैसे हमने बात की कालीबंगा की, तो हम देखते हैं कालीबंगा जो है घगर या सरस्वती नदी के किनारे। फिर हमने आहड़ की बात की तो हम देखते हैं कि आहड़ जो है वो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। इसी प्रकार से जो आपकी सभ्यता है गणेश्वर की, ये सभ्यता पनपी है किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे। फिर ये जो सभ्यता है इस सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज की यदि हम बात करें तो खोज इसकी की गई विजय कुमार। विजय कुमार एक पुरातत्वविद हैं भारत के, इसने इसकी खोज की। कब? तो आप देखो कि जो खोज है खोज की गई आपके 1967 के अंदर 67 में इसकी खोज की जाती है। लेकिन जो उत्खनन का जो कार्य है उत्खनन का कार्य हो नहीं पाया। और हम देखते हैं कि इसका जो उत्खनन जो है उत्खनन लगभग एक दशक के बाद उत्खनन किया जाता है 1977 के अंदर। तो खोज हुई 67 में विजय कुमार के द्वारा। फिर इसका जो उत्खनन है वो शुरू हुआ 1977 में। और जो उत्खनन का जो कार्य है वो किया है आपके एक तो विजय कुमार ने और एक RC अग्रवाल या रतनचंद्र अग्रवाल जो है रतनचंद्र अग्रवाल या विजय कुमार, ये मिलकर के इसका उत्खनन करते हैं। और आप देखोगे ये RC अग्रवाल वही है जिन्होंने, हमने बात की थी कि जो आहड़ जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो तो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। जबकि व्यापक पैमाने पर जो आहड़ सभ्यता है वो उत्खनित की गई थी RC अग्रवाल के द्वारा या रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा। ये बात हमारे बीच में हो चुकी है। तो उत्खनन की बात की हमने और हमने बात कर ली है खोज की। अब आप देखें कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है? तो 2800 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट में ये जो सभ्यता है वो इस सभ्यता का कालखंड माना जाता है 2800 ईसा पूर्व। अब ये जो सभ्यता है इस सभ्यता को अब देखें तो हम ये पाते हैं कि ये सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। अर्थात यहाँ तांबे और पाषाण दोनों ही प्रकार के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। और गणेश्वर की खोज होने के बाद ही हम देखते हैं कि भारत में जो अन्य ताम्र पाषाणिक जो सभ्यताएं हैं उनका उत्खनन किया जाता है या उनके उत्खनन का एक आधार प्राप्त होता है। इसी कारण जो गणेश्वर की जो सभ्यता है इसको भारत में सभी
ताम्र पाषाणिक जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी इसको कहा जाता है। तो प्रश्न है आपके, ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर की सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये जो सभ्यता है ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में भारत में सबसे प्राचीन है, और इसी के उत्खनन के बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो सभ्यताएं हैं उनके उत्खनन के लिए भी एक आधार तैयार होता है। दूसरा, गणेश्वर की जो सभ्यता है इसको पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है। तो प्रश्न है, पुरातत्व का पुष्कर कौन है? गणेश्वर की सभ्यता है। लेकिन पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा क्यों जाता है? तो आप देखें कि जो गणेश्वर की जो सभ्यता है, गणेश्वर की सभ्यता से हम देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो आपके कालीबंगा है। तो कालीबंगा ये जो स्थल रहे हैं, इन स्थलों को तांबे का निर्यात किया जाता था। ये जो स्थल हैं, इन स्थलों को तांबे का निर्यात किया जा रहा है। कहाँ से? गणेश्वर से। इस कारण इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। जो गणेश्वर है, गणेश्वर को आप देखें किसको? ताम्र, इसे ताम्र संचय निधि, जैसे ताम्र संचय निधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से बड़े पैमाने पर उपकरण मिले हैं। किसके? तांबे के बड़े पैमाने पर उपकरण मिलने के कारण इसको ताम्र संचय निधि कहा गया। ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में सबसे पुरानी होने के कारण इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं की जननी कहा गया भारत में। और जो ये पूरा स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, यहाँ तांबे का निर्यात करने के कारण इसको पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है। एक इसका और नाम मिलता है गणेश्वर जोधपुरा। तो गणेश्वर जोधपुरा इसे क्यों कहा जाता है? तो आप देखो कि ये जो गणेश्वर जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता के कई स्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। जैसे आप देखें कि कांतली जो नदी है, कांतली नदी की तलहटी में भी बहुत सारे प्राचीन या पुरातत्व के जो स्थल हैं वो खोजे जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था आपके जोधपुरा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गणेश्वर की जो सभ्यता है उसमें सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था आपके जोधपुरा। और जोधपुरा जो है ये पूर्वी राजस्थान का स्थान है। और ये उस समय कोई साहिबी नाम की कोई नदी बहा करती थी, उसके किनारे स्थल हुआ करता था। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल जोधपुरा था। इस कारण इसको गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस आधार पर? जोधपुरा सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, इस कारण इसको गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके गणेश्वर सभ्यता की प्रारंभिक जानकारियां रही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये जो गणेश्वर की जो सभ्यता रही है, यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है, क्या मिला है यहाँ से, इसकी यदि हम बात करें तो आप देखते हैं एक तो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, तो एक तो हम बात करते हैं तांबे की, और एक हम बात करते हैं यहाँ पत्थर की, क्योंकि ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। एक हम यहाँ के देख लेते हैं मृद भांड कैसे रहे हैं, और एक हम देख लेते हैं इनका जीवन, या यूँ कहें हम आजीविका जो है वो मुख्य रूप से क्या रही होगी। तो गणेश्वर की जो सभ्यता है इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो कि यहाँ जो तांबा जो है, तांबे के यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए, और तांबे के जो उपकरण मिले हैं इसमें हम देखते हैं कि 99%
99% तक हम देखते हैं कि इसके जो उपकरण हैं उसमें आपको तांबा मिलता है शुद्ध रूप से। तो ये बात आपको क्या बताती है कि उपकरणों में 99% तक तांबा होना हमें ये बताता है कि यहाँ के जो लोग थे, देखो कथन कारण का क्वेश्चन आ जाए या सत्य असत्य का कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा डिटेल से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो 99% तक तांबा होना ये बताता है कि यहाँ के जो लोग थे वो मिश्र धातु के बारे में जानते नहीं थे। जैसे हमने बात की कि जो कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता में हमने देखा कि वो दो धातुओं का क्या है, मिश्रण है कांसा। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो जो उपकरण बनाते थे वो मुख्य रूप से किसके थे, तांबे के थे। 99% तक हम देखते हैं इसमें तांबा होता था, जो हमें बताता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मिश्र धातु के बारे में या धातुओं को मिलाने के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर जो उपकरण हैं मुख्य रूप से तो हम देखते हैं कि तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे से बने मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तांबे की आपको क्या मिली है, चूड़ियाँ मिली है। जबकि कालीबंगा में हम बात कर चुके हैं कि कालीबंगा में भी टेराकोटा, मिट्टी और शंख की बनी हुई चूड़ियाँ मिली थी। इस कारण कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा ने उनमें से किसका प्रमुख केंद्र था, तो वो आपके चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो यहाँ भी तांबे की आपको क्या मिल रही है, चूड़ियाँ मिल रही है। लेकिन सर्वाधिक जो मिले हैं, सर्वाधिक आपको क्या मिला है, तांबे के उपकरणों में सर्वाधिक मिले हैं यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे। और सर्वाधिक मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो आपको क्या बताता है कि यहाँ के जो लोग थे उनकी आजीविका का या इनके खाने का जो मुख्य जो साधन है वो क्या रहा होगा, शिकार रहा होगा। क्योंकि मछली पकड़ने के जो कांटे हैं उसे क्या है, ये जो भी जलीय जंतु थे या जो मछलियाँ थी उनका शिकार किया करते थे। तो सर्वाधिक मछली पकड़ने के कांटे जो मिले हैं वो हमें बताते हैं, एक तो लोगों की आजीविका का मुख्य जो साधन है वो क्या हुआ करता था, शिकार हुआ करता था। दूसरा और क्या पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि जो कांतली जो नदी है, कांतली नदी में हम देखते हैं कि जलाधिक्य था, जलाधिक्य इसमें हुआ करता था। बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि इसमें जल बहा करता था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं किस प्रकार की नदी है ये, बरसाती नदी ये अब हो चुकी है। लेकिन उस समय इसमें जल राशि काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। अब पत्थर की यदि हम बात करें तो आप देखें कि यहाँ जो लोग थे वो पत्थर के मकान बनाया करते थे। पत्थर के क्या मिले, यहाँ से मकान मिले। जबकि कालीबंगा में हमने बात की है कि जो मकान है वो मुख्य थे किससे बने होते थे, ईंटों से बने हुए हमें वहाँ मकान प्राप्त हुए हैं। हालांकि कालीबंगा में मुख्य तो मकान किसके थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। लेकिन यहाँ जो मकान है वो किससे बने हुए, पत्थर से बने हुए मकान थे। और हम यहाँ देखते हैं कि पत्थर से बने हुए आपको क्या मिले, यहाँ बांध मिले और एक वृत्त आकार का एक बांध मिला है। और ये जो वृत्त आकार का जो बांध है वो हमें बताता है कि इस बांध ने एक पूरी बस्ती को ही क्या है, बाढ़ से बचाने का प्रयास किया था। तो बड़े बांध मिलना और मछली के कांटे मिलना ये बताता है कि उस समय जो कांतली नदी है उसमें क्या था, जल राशि बड़ी मात्रा में बहा करती थी। फिर मृद भांड की यदि हम बात करें तो आप देखो यहाँ के जो मृद भांड हैं उन पर काला और रंग कैसा है, नीला। काला और नीला जो रंग है इन पर किया गया है। और अब देखो कि ये जो मृद भांड है, इन मृद भांडों को कपीस वर्णी, इन मृद भांडों को किस नाम से जाना गया है, कपीस वर्णी मृद भांड इनको कहा गया है, या इनको कत्थी मृद पात्र के नाम से भी इनको जाना गया है। तो हम बात कर रहे हैं गणेश्वर की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो ये हमारे बात हुई किसके बारे में, गणेश्वर की सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता की जो जानकारियाँ हैं वो हमने साझा की, और आप सभ्यताओं को इसी प्रकार से याद कीजिए। जो सभ्यताएं हैं आपस में एक दूसरे को क्या करें, आप लिंक करें, आप संबंध जोड़ के पढ़ें। जैसे आप जब कालीबंगा पढ़ रहे हैं तो कालीबंगा में हमने मृद भांडों की बात की थी, तो वहाँ हमने ये बात पढ़ी थी कि कालीबंगा के जो मृद भांड हैं उनके रंग और आकार के आधार पर उनको हमने 6 भागों में बांटा। फिर हमने आहड़ के जो मर्द भांड है उनकी हमने बात की कि वो काले और कैसे थे, लाल थे, जबकि यहाँ के जो मर्द भांड है वो कैसे हैं, काले और नीले आपको मर्द भांड मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से लिंक करके आप चीज़ों को पढ़ें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।